Hello my friends, I hope you all are doing good. So today in this video what we are going to learn about, we are going to learn about रेल एंड पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये चैप्टर 20 रहने वाला है, एवरीडे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। ये 3 टॉपिक है जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो NIOS ज्योग्राफी क्लास 12 का ये चैप्टर 20 है, पार्ट 2 रहने वाला है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को लाइक नहीं करा, देन यू मस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए चालू करते हैं वीडियो को। अब स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन, आपको ट्रांसपोर्टेशन से क्या समझ में आता है? ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन की सहायता से हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। ठीक है। अब पहले क्या करता था कि ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम था ना, वो कहीं ना कहीं जो एनिमल थे उनका ज़्यादातर यूज़ होता था, बुलक कार्ट का यूज़ होता था। ठीक है। और घोड़े वगैरह का यूज़, बग्गी वगैरह का यूज़ हुआ करता था। बुलक कार्ट्स को बोलते हैं बुग्गी, बैलगाड़ी जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो उनका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करता था। बट नाउ डेज जब जैसे ही हमने मॉडर्न एरा में कहीं ना कहीं एंटर करें, तो वहाँ पर हमारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे वो धीरे धीरे चेंज होने लगे। ठीक है। अब हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे हमें जो है ना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखने के लिए मिलते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस ऑल दोज मीन्स। ठीक है। अब यहाँ पर लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। बेसिकली देखिए, वाटर ट्रांसपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट से तो हमारा जो है ना, लैंड ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारा मतलब सदियों का रिश्ता है इससे। तो ठीक है, कह सकते हैं कि लैंड से देखिए हम आज भी रोडों का ही यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है। अब जो मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अब वो देखिए ज़्यादा तो वो फ्लाइट्स वगैरह में बैठ नहीं सकते, तो इसीलिए जो है ना वो लैंड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और देखिए, पिछले समय में जब जो सभ्यताएं चल रही थी, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि हड़प्पन सभ्यता, इजिप्शियन सभ्यता या फिर मेसोपोटामियन सभ्यता, तो उस समय पर वाटर का भी यूज़ हुआ करता था। जस्ट वाई कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सके, और दूसरी चीज़ ट्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करता था थ्रू शिप्स। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रीवेल थी। मगर वहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट नहीं था। बट यहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट हमें देखने के लिए मिलता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने जो है इसको इजाद करा है, यानी हम कह सकते हैं रिसेंटली ओरिजिन हुआ है इसका। ठीक है। अब लैंड ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी प्रकार का होता है। रेल होता है, रोड होता है, पाइपलाइन होता है। अब हम रेल के बारे में बात करेंगे, रोड के बारे में बात करेंगे, पाइपलाइन के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेल ट्रांसपोर्ट और पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के बारे में। रोड ट्रांसपोर्ट के लिए एक डेफिनेट वीडियो होगी, एक अलग से वीडियो होगी। ठीक है, सेपरेट। ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है, इनलैंड ट्रांसपोर्ट और ओशियनिक ट्रांसपोर्ट। ओशियनिक इन द सेंस कि समुद्र के रास्ते। ठीक है। जैसे कि वास्को डी गामा आया था। ठीक है। वास्को डी गामा कब आया था? 1948 में, सॉरी 1498 में। ठीक है। चलिए, अब एयर ट्रांसपोर्ट नेशनल भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं। ठीक है। वो सारी बातें हम करेंगे। चलिए देखिए, ट्रांसपोर्ट में 3 ही चीज़ें आती हैं, लैंड, वाटर एंड एयर। सबके कुछ अपने अपने एडवांटेजेस हैं, यानी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, लाभ हैं, कुछ उनकी बुराइयां भी हैं। जैसे कि बुराइयां की अगर मैं बात करूं कि रोड ट्रांसपोर्ट में क्या है कि ईंधन की खपत बहुत ज़्यादा होती है। वी यूजुअली टेंड टू कंज्यूम व्हाट, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है। जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, तो उनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जस्ट कि लैंड ट्रांसपोर्ट में। और वो क्या करते हैं फिर? एमिशन करते हैं। किस चीज़ का? व्हीकुलर एमिशन, जो कहीं ना कहीं जो कार्बन की जो कॉन्सेंट्रेशन है एनवायरनमेंट, वो इंक्रीज़ कर रहा है, जिससे कि हमारा जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अब देखिए, रोड जो ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट जो है वो तो काफ़ी एक्सटेंसिव है, वेयर एज वाटर ट्रांसपोर्ट पहले के ज़माने में जितना सुखद हुआ करता था ना, नाउ डेज वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम वाटर ट्रांसपोर्ट टू द एयर ट्रांसपोर्ट। बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, बट हाँ, नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड इट। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एडवांटेजेस होते हैं हर चीज़ के, और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है। और ये तीनों ही जो ट्रांसपोर्ट है, लैंड हो, वाटर हो या फिर एयर हो, तीनों ही एक दूसरे से compete करते हैं कि भाई मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा। बट नाउ डेज जो लैंड ट्रांसपोर्ट है वो तो चल ही रहा है। एयर ट्रांसपोर्ट अपनी जो शक्ल है, यानी एक तरीके से उसमें बदलाव आ रहे हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट का हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, बट हाँ यूज़ होता है शिपमेंट्स वगैरह में। ठीक है। वो हम आगे बात करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। हम यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रेल ट्रांसपोर्ट और जो हमारा है
क्या, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर यानी लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, लैंड में रोड भी आता है, रोड के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। वाइल एयर ट्रांसपोर्ट इज रिसेंट ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पर द अदर टू हैव बीन एज ओल्ड एज नोमैटिक मैन इटसेल्फ। ठीक है, नोमैटिक मैन जो था, नोमैटिक मैन यानी जो कह सकते हैं हम, जो हड़प्पन सभ्यता थी, यानी अगर हम बात करें पैलेस्टोसिन पीरियड की। ठीक है, पैलेस्टोसिन पीरियड की बात करें तो उस समय पर जो आदमी था ना, वो कहीं ना कहीं एक ही जगह पर रुका हुआ था। लाइक अगर मान लें उसने, अगर नोमैटिक मैन था, उसने अगर मानकर चलिए कि हड़प्पन सभ्यता के जहाँ पर थी, वो जहाँ पर मतलब फली फूली थी हड़प्पन सभ्यता, वहाँ से वो वहीं रहता था, वहीं खाता था, वहीं पीता था। मगर धीरे धीरे जब इंडस रिवर से धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पर जो है हड़प्पा सभ्यता उभर कर आई। हड़प्पा सभ्यता का जब डिक्लाइन हुआ, पतन हुआ, तो इंडस रिवर वहाँ से जो है ना कहीं ना कहीं उसका पतन हो गया, वो छुप गई। अब जब वहाँ पर जब खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें नहीं हो, तो वहाँ से नोमैटिक मैन ने चालू कर दिया चलना। और जब फायर का इन्वेंशन हुआ था ना, तो कहीं ना कहीं नोमैटिक मैन घूमने वाला, एक जगह पर ना टिकने वाला। जैसे कि अगर मैं बात करूं, बंजारे जो होते हैं, दे आर नॉट टेंड टू स्टे एट अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं कि एक जगह रुक गए आज, फिर कल दूसरी जगह। तो ऐसे ही नोमैडिक मैनों ने कहीं ना कहीं जो रूट्स थे उनका निर्माण कर दिया। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो जो लैंड ट्रांसपोर्ट है ना, रोड वाला, वो तो कहीं ना कहीं बहुत पुराना है। ठीक है, लाखों सदियों पुराना। चलिए, अब लैंड ट्रांसपोर्ट में रेल ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट आते हैं। ठीक है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट देखिए सिंपली कुछ एक अलग पोर्शन है ये पाइपलाइन का। ठीक है, जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वाटर ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी कन्वीनियंट होता है, काफ़ी अट्रैक्टिव हुआ करता था। अगर हम बात करें जब एयर ट्रांसपोर्ट इन्वेंट नहीं हुआ था, तो वहाँ पर जो वाटर ट्रांसपोर्ट था ना, उसका बहुत एक्सटेंसिव स्केल पर यूज़ करा जाता था। चाहे फिर वो ट्रेड हो, चाहे फिर वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना हो, चाहे फिर वो गुड्स हो, चाहे फिर वो पैसेंजर ही क्यों ना हो, पैसेंजर को भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। और दूसरी चीज़ ये भी तो हुआ करता है, देखिए आज भी हमारे यहाँ पर जो ना, वो जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है ना, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे फेरी वगैरह आपने नाम सुना होगा, जैसे क्रॉस वगैरह कराते हैं इटली में, या फिर आप यूएसए में ले लीजिए, और काफ़ी ऐसी डेवलप कंट्रीज जहाँ पर जो वाटर ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, मगर यहाँ पर आज के समय जो मॉडर्न एरा है ना, यहाँ पर जो ओशनिक वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको जो ज़्यादा यूज़ होता है, वो इसलिए क्या, ताकि हम जो बल्कि गुड्स हैं, बल्कि यानी भारी भारी जितने भी सामान है, कार्गो शिप्स के द्वारा एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुँचा सकें। आज के समय में जो एयर ट्रांसपोर्ट है, बहुत ही ज़्यादा इसकी पॉपुलर हो रहा है। क्योंकि ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड लेता है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचने में। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोर्ट एरियाज़ होते हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सारी चीज़ें एक तरीके से डोर स्टेप यानी दरवाजे के सामने ही प्रोवाइड करा देते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो है ना कहीं लिंक होते हैं प्रोडक्शन एरिया से और कंजम्पशन एरिया से। ठीक है, क्योंकि गुड्स का जो आवाहन या फिर आवागमन होगा, तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ऑब्वियसली जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, और दूसरा जहाँ पर वो उनको कंज्यूम करा जा रहा है। ठीक है, अब हम रेल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है ना, वो 4th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। किसके बाद? रसिया और यूएसए और कनाडा। देखिए रसिया में जो इंटरकॉन्टिनेंटल जो रेलवे सिस्टम है ना, वो भी पाया जाता है, लाइक बहुत बड़ी लाइन है। ठीक है, और जो रेलवेज़ है ना, इनको आइडल माना जाता है। लाइक एक जगह से दूसरी जगह पर अगर हमें गुड्स का जो है पहुंचाने हैं, उनका आवागमन करवाना है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, तो कहीं ना कहीं रेल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और ये आसानी से बाय रोड कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब रोड नहीं, मतलब इनका अलग से रेलवे नेटवर्क है। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट में नहीं आते हैं ये। ठीक है, मगर हाँ एक तरीके से अगर हम देखें ना, तो ज़मीन पर ही लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रेलवे जो है बहुत ज़्यादा जो नंबर ऑफ पर्सन है ना, उनको बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय प्रोवाइड कराता है। लेकिन अगर हम देखें अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंडियन आर्मी के बाद देखें ना, तो रेलवे बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है बहुत एक्सटेंसिव स्केल पर रेलवे प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब्स वगैरह होती हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो रेलवे है वो कब डेवलप करी गई थी? 1853 में, जो इंडिया में मुंबई से थाने तक चली थी। ठीक है, ज़्यादा आपको इसमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, बस हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो देखिए टोटल रूट इन किलोमीटर हमारे यहाँ पर 1950-1951 में 53,596 थे, 53,596। वेयर एज इनकी जो संख्या थी वो बढ़कर किलोमीटर में कितनी हो गई है?
67,956 किलोमीटर, ठीक है, 67,956 किलोमीटर। अब यहाँ पर हमने देखा कि 60% जो रूट्स है ना ऑलमोस्ट इलेक्ट्रीफाई कर दिए गए हैं। तो इलेक्ट्रीफाई रूट जो किलोमीटर में हमारे पास हैं अभी जो है वो 39,329, बट 1950 और 1951 में कितने थे? 388 जस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेशंस भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुए हैं। जैसे जैसे चीज़ें बदली हैं तो कहीं ना कहीं जो अलग जो हिंटरलैंड एरियाज़ है उनको भी कनेक्ट करा गया, जो मतलब जो एक तरीके से पिछड़े एरियाज थे उनको भी कनेक्ट करा गया। तो इसीलिए जो रूट्स हैं वो भी बढ़े, तो नंबर ऑफ स्टेशंस भी बढ़े हैं, ठीक है। पहले 1950 में 1951 में कितने हुआ करते थे? 5,976, वेयर एज नाउ वी हैव 7,325, 7,325, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन ओरिजिनेटिंग इन मिलियंस, देखिए 1950-1951 में कितनी संख्या हुआ करती थी मिलियंस में? 1284 मिलियन, ठीक है। और वहाँ पर आज हमारे पास 8,086 मिलियन है, ठीक है। सॉरी, पैसेंजर इन किलोमीटर कितना ट्रैवल करते हैं? पहले ट्रैवल करा करते थे 66,517, आज 10,50,738, 10,50,738, ठीक है। अब टोटल फ्रेट का अगर हम बात करें तो वो 93 थे 1950 में, 1951 में। आज हमारे पास हैं, आज हमें कितने देखने के लिए मिलते हैं? कितने हैं? 1,212.22, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ स्टीम लोकोमोटिव्स कहते हैं जो आज भी स्टीम से चलते हैं। पहले देखिए जब हमारा क्या नाम है जो डीजल इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय पर जो है ना स्टीम्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करता था, ठीक है। आप मुझे जो है ना गूगल पे ये सर्च कर बताइए कि जो स्टीम इंजन है उसका आविष्कार किसने करा था और जो डीजल इंजन है उसका जो आविष्कार है वो किसने करा था, ठीक है। देखिए स्टीम इंजन पहले कितने हुआ करते थे? 8,120, आज के समय में देखिए कितने से हैं, ठीक है। डीजल इंजन, आज हमारे पास डीजल इंजन बहुत हैं, पहले 17 हुआ करते थे मगर आज के समय में 5,898 हैं। और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कितने हमारे पास? ये 1951 में 72 हुआ करते थे, आज हमारे पास 6,792 हैं। अप्रॉक्सीमेटली 60% जो रूट्स हैं वो आइडेंटिफाई करे गए हैं कि वो इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं, यानी वहाँ पर जो है जो लोकोमोटिव हैं वो इलेक्ट्रिक हैं, ठीक है। यहाँ पर इंडियन रेलवे जो है ना मतलब बहुत सारी ट्रेन चलाता है। पहले क्या हुआ करता था कि पैसेंजर ट्रेन चला करती थी और एक्सप्रेस या मेल ट्रेन चला करते थे, मगर आज के समय पे सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत, हमसफ़र दुरंतो, जनशताब्दी और गरीब रथ, तेजस, गतिमान, डबल डेकर, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी ट्रेनें हैं जो आज इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यानी फिर हम बोलें कि जो रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा काफ़ी सारी ट्रेन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दौड़ रही हैं और जो लोगों का क्या नाम है एक जगह से उठाती हैं और दूसरी जगह पर उनको पहुंचा देती हैं और एक तरीके से एक लिंकिंग का काम कर रही हैं, एक दो अलग अलग एरियाज़ को आपस में जोड़ रही हैं, ठीक है। चलिए देखिए पहले क्या हुआ करता था कि हमारे पास जो है ना छोटे छोटे गॉज हुआ करते थे, ये पटरियाँ हैं, ठीक है, छोटी छोटी हुआ करते थे। इससे क्या होता था कि जितने छोटे गॉज होंगे उसमें उतनी पैसेंजर की जो संख्या वो उतनी कम रहेगी। आज के समय में गॉज को बढ़ाकर जो है ना ये कितना करा जा रहा है? 5 फीट 6 इंचेस करा जा रहा है। वो ऐसा क्यों? ताकि जो पैसेंजर हैं वो आसानी से आ सकें, ताकि जो ज़्यादा पैसेंजर जितने भी पैसेंजर चढ़ रहे हैं ना, कभी कभी तो ट्रेनें बहुत फुल हो जाती हैं, तो उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने के लिए और इन सारी सिचुएशन से टैकल करने के लिए तो जो गॉजेस की जो चौड़ाई है ना उनको बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब रेल ट्रांसपोर्ट में काफ़ी सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक डेंस नेटवर्क पाया जाता है रेलों का, ठीक है। वहीं पर कुछ ऐसे हैं जहाँ पर मॉडरेट, जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। रीजन्स जो डेंस वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं प्लेन रीजन होते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन वाले रीजन और ईस्टर्न कोस्टल वाले रीजन जो हैं, ठीक है, जैसे कि गुजरात, सूर्यशास्त्र, सेंट्रल तमिलनाडु, छोटा नागपुर, प्लेट्यू और अदर रीजन, ठीक है। अब यहाँ पर भी वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़ हैं तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना कनेक्शन बहुत अच्छी तरीके से बिल्टअप करा गया है। और जो मॉडरेट रेलवे है वो कहाँ पर? जैसे कि छोटा नागपुर, प्लेट्यू और तमिलनाडु, देखिए वहाँ पर पाए तो जाते हैं मगर वहाँ पर कुछ हिली एरिया भी इतना नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो हिली एरियाज़ होते हैं, जो प्लेट्यू रीजन होते हैं, वहाँ पर जो है ना आसानी से चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा जो रेल नेटवर्क है ज़्यादा देखने के लिए नहीं
मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर हिल्स को या तो तोड़ना पड़ेगा या फिर उनमें से टनल बनानी पड़ेंगे, और ये सारे काम बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। ठीक है, रीजन जहाँ पर स्पार्सली लोकेटेड हैं, जैसे कि हिमालयन माउंटेन रीजन हो गया, ठीक है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, और डेजर्ट राजस्थान वाला रीजन हो गया। जब राजस्थान वाले एरिया में कोई पॉपुलेशन नहीं रहती तो रेल क्या वहाँ पर क्यों जाएगी, क्यों जाएगी, बेकार में अपना समय बर्बाद करेगी रेल। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर बहुत कम जो मतलब रेलवे नेटवर्क पाया जाता है। ये कुछ एरियाज़ हैं, पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, इजीली। ठीक है, समझ में आ जाए आपको बात, बस इतनी आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम दूसरे ट्रांसपोर्ट की बात करें, दैट इज़ द पाइपलाइन। पाइपलाइन आज के समय में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करा जा रहा है। जस्ट क्यों, पेट्रोल को, पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, वितरण करने में भी। जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट आज जो है ना बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर रही है, पानी मतलब पाइपलाइन का यूज़ कर रही है पानी को वितरण करने में। ठीक है, एक घर से दूसरे घर तक डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड करा रही है पानी की दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसे ही पुडुचेरी या फिर कुछ ऐसे जो महानगर हैं या फिर हम बोले मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, तो वहाँ पर भी ये सारी सुविधाएं बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो ऐसे ही गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं पाइपलाइन के थ्रू जो ना एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट या फिर पहुंचाई जा सकती हैं। ठीक है, पाइपलाइन कनेक्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स, रिफाइनरीज, ठीक है, टू द मेन मार्केट सेंटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था कि जो सॉलिड था वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ कर सकता था, मगर आज के समय जब सॉलिड है ना उसको उसकी स्लरी बनाकर भी पाइपलाइन के द्वारा ट्रांसपोर्ट कराया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ एडवांटेजेस हैं पाइपलाइन के, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस जैसे कि ये जो है ना मतलब डिफ़िकल्ट रास्तों में भी अच्छे से वो निकल जाती हैं, और एक बार बिछ गई तो वहाँ से आसानी से जो मतलब एक तरीके से पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलता रहेगा। इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो एक बार हाई होती है, मगर यहाँ पर जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना वो बहुत कम है। एक तरीके से लगातार सप्लाई के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनका। ठीक है, और यहाँ पर एनर्जी भी बहुत कम कंज्यूम होती है, मगर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यानी डिसएडवांटेजेस। यहाँ पर कैपेसिटी जो है वो एक बार बिछ गई, द कैपेसिटी ऑफ द पाइपलाइन कैन नॉट बी इंक्रीज। लाइक मानकर चलिए आपने 4 इंच का पाइप बिछाया तो उसको आप 10 इंच का थोड़ी ना बना सकते हो, तो 10 इंच के लिए तो आपको दोबारा से जो आपकी इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो इनिशियल कॉस्ट तो हाई होती है, मगर इनकी जो सिक्योरिटी है ना वो भी तो मैटर करती है। आप देखिए काफ़ी सारी पाइपलाइंस ऐसी भी हैं जो अंडमान निकोबार तक जाती हैं। ठीक है, और वो समुद्र के नीचे, अब उनकी जो कॉस्ट है, यानी उनकी जो सिक्योरिटी कॉस्ट है, कुछ क्या हो जाए क्या ना हो, तो वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं उनको मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी कॉस्ट दी जाती है वो भी बहुत हाई होती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। पेट्रोलियम पाइपलाइन इन आसाम, ठीक है, मुंबई अंकलेश्वर और कोयाली पाइपलाइन। ठीक है, और ये सलाया कोयाली मथुरा पाइपलाइन, ठीक है, मथुरा दिल्ली अंबाला जलंधर पाइपलाइन, और द हजारी वीजापुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। तो ये कुछ पाइपलाइन हैं, ठीक है, जिन्हें आप देख सकते हैं। और देखिए ये जो द हजारीपुर वीजापुर और जगदीशपुर, ये बहुत बड़ी पाइपलाइन है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1750 किलोमीटर की पाइपलाइन है ये। ठीक है, इंडिया में सबसे बड़ी पाइपलाइन है वैसे तो। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका जो रेल ट्रांसपोर्ट का और पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का कंप्लीट हो चुका है। तो ये छोटी सी वीडियो छोटी सी इसलिए रही, देखिए आपके चैप्टर में जो है ना बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, बट आपको सारी नहीं पढ़नी होती हैं। ठीक है, जस्ट मेन जो चीज़ है ना उसे समझिए, दैट इज़ इट, इनफ है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है जल्दी कवर हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम देखेंगे रोड ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा बड़ा है, उसमें हम नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज रोड्स, जिसे हम अनसरफेस्ड रोड्स भी बोलते हैं, वो भी देखेंगे सॉरी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा देन सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और देखिए अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। चलिए अभी फ़िलहाल के लिए तो विदा लेना चाहूँगा मैं आपसे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।